नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो दैट इज एलटीसीजी बढ़ाने वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सरकार का एलटीसीजी एंड एसटीसीजी बढ़ाने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो रेवेन्यू बढ़ाना एंड दूसरा या तो पैसों का फ्लो टुवर्ड्स द मार्केट कम करना। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या सरकार के पास एकमात्र टूल था टैक्सेस बढ़ाना? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, टैक्सेस बढ़ाना, स्पेशली वो टैक्सेस जो एक इंडिविजुअल के कंजम्पशन पैटर्न को हैम्पर करते हैं, वो तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था जो सरकार ने यूज करना चाहिए था। बराबर ना? तो दोस्तों, अब दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछना चाहिए कि राजीव, फिर ऐसे कौन से ऑप्शंस थे सरकार के पास जो उन्होंने एक्सप्लोर करने चाहिए थे एंड इफ फिजिबल उनको यूटिलाइज करने के बाद ही टैक्सेस बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिए था। तो आइए उन ऑप्शंस को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, अंडरलाइंग ट्रेंड को पहचानना। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, कैपिटल गेन्स को बढ़ाने के पीछे जो भी रीजंस थे वो हमने एलटीसीजी बढ़ाने वाली वीडियो में डिस्कस कर ही लिए थे, तो वो अपनी जगह है। लेकिन इतने सब ऑप्शंस में से जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, उनको कैपिटल गेन्स ही क्यों मिला बढ़ाने के लिए? ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था? सोचने वाली बात है ना? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि जो ट्रेडिशनल मीडिया एंड सोशल मीडिया में स्टॉक मार्केट की कवरेज हो रही थी, उसने सबके माइंड में, स्पेशली वो लोग जो मार्केट्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनके माइंड में एक इमेज बना दी कि जो भी लोग मार्केट से एसोसिएटेड है वो लोग अंधा पैसा छाप रहे हैं। क्योंकि हर दिन यही खबर आती रहती है कि बाजार ने वापस एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, ये स्टॉक इधर पहुंच गया, ये स्टॉक में अगर एक साल पहले 1 लाख रुपए डालते तो 1 करोड़ हो जाता, एंड सो ऑन। एंड देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली इसमें भारत के मेजोरिटी लोग कवर होते हैं, एंड उसमें से भी अच्छा खासा पोर्शन वो लोगों का है जो गवर्नमेंट में है। सो ऑब्वियसली जब लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना डंका बजा रहे हैं, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बराबर ना? इस एटीट्यूड के तहत भी कैपिटल गेन्स को बढ़ाया हो सकता है। ये बस मेरा एक अजम्पशन है, ठीक है? लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो भी लोग मार्केट में है, अगर आप उनसे पूछोगे तो हाँ, वो एक्सेप्ट करेंगे कि मार्केट ने बहुत पैसे कमा के दिए हैं। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बने हैं ना, जो मीडिया में शो हो रहे हैं, वो पूरे मार्केट ने कमा के नहीं दिए हैं। गिनती के 3 से 4 सेक्टर्स है जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बना के दिए हैं, वो भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। एंड उन्हीं को फोर फ्रंट पे रख के ये दर्शाया जाता है कि पूरे के पूरे मार्केट ने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बना के दिए हैं। इसलिए अगर आप इन 3-4 सेक्टर्स दैट इज पीएसयूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी को हटा के मार्केट का रिटर्न देखोगे तो वो वेल अलाइंड है विद हिस्टोरिकल रिटर्न्स। बट ये स्टोरी मीडिया में नहीं आएगी, एंड जो मीडिया में आएगा वही तो पॉलिसी में आएगा। सिंपल, राइट? अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कोविड बुल रन। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोविड के बाद जो बुल रन आया है हमारे भारतीय बाजारों में, उसमें सबसे ज्यादा पैसा किस इन्वेस्टर ने बनाया है, तो आप सोचोगे? एक काम करो, आप सोच ही लो, मैं 3 सेकंड में वापस आता हूं। अच्छा चलो, सोच लिया, अब मेरी बारी, ठीक है? तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने वेरियस इन्वेस्टर्स का नाम लेना शुरू कर दिया होगा, बट मैं आपको बताता हूं कि बहुत से लोगों ने सही से गैस नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने इस एस्पेक्ट के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। सो दोस्तों, जिस इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं इस बुल रन में, उसका नाम है भारत सरकार, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत सरकार ने इस बुल रन में सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। अब ऐसा मत सोचो कि एसटीटी, कैपिटल गेन्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सबसे पैसे कमाए हैं। मैं एज एन इन्वेस्टर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। ये जो टैक्स कलेक्शन का सिनेरियो है ना, उसको बाद में रखते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर भारत सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए हैं, एंड देखा जाए तो लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप जो 3-4 सेक्टर्स के नाम देखोगे जो मैंने लिए थे अर्लियर इन दिस वीडियो, उनको उठा के देखोगे तो आपको पीएसयू सेक्टर मिलेगा जिसके मेजोरिटी स्टेक सरकार के पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज मिलेंगी जिनमें बहुत से पीएसयूज आते हैं, एंड सेम गोज फॉर रिन्यूएबल्स। तो इन शॉर्ट, जो भी सेक्टर्स इस बुल रन में सबसे ज्यादा भागे हैं, उनमें सरकारी कंपनीज की भागीदारी बहुत ज्यादा है,
एंड इसलिए सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं मेरे मेन मुद्दे पे आता हूं। सो दोस्तों, अगर सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना ही था एंड एट द सेम टाइम पैसों का फ्लो टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट थोड़ा स्लो डाउन करना था, तो सरकार ने एट फर्स्ट इंस्टेंस अपने थोड़े स्टेक्स इन पीएसयूज कम करने चाहिए थे, बराबर ना। एंड आपको बताओ, ये करके सरकार का दोनों ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता। स्टेक सेल करके सरकार को पैसे मिलते तो रेवेन्यू बढ़ जाता, प्लस आप मुझे एक बात बताओ कि जो भी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स है मार्केट में, वो कंटिन्यूसली मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी कब इन्वेस्ट करते मार्केट में? ऑब्वियसली जब पैसा बनता, राइट। और पैसा कब बनता? जब शेयर की प्राइस ऊपर जाती। एंड शेयर की प्राइस कब ऊपर जाती है? जब उन शेयरों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है देन सप्लाई। सो अगर सरकार ने सप्लाई ही बढ़ा दी तो शेयर का भाव ऊपर जाने में मुश्किलें नहीं आएंगी। एंड एक पॉइंट के बाद उतनी डिमांड नहीं रही तो शेयर का भाव ठंडा पड़ जाएगा या गिरने लग जाएगा। ऐसे केस में लोग अपना और पैसा क्यों डालेंगे ऐसी जगह जहां पे उनको पैसे कमाने नहीं मिल रहा है, बराबर ना। तो दोस्तों, अब आप मुझे बोलोगे कि राजीव, इसका मतलब तू अगेंस्ट है, तू नहीं चाहता है कि लोगों का पैसा बने, तू नहीं चाहता है कि शेयर का भाव बढ़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद भी इन्वेस्टर हूं एंड मुझे भी चाहिए रहता है कि शेयर मार्केट ऊपर बढ़े ताकि हम सब पैसे कमाएं। बट क्या होता है ना कि बुल मार्केट में अक्सर कुछ कुछ सेक्टर्स के वैल्यूएशन स्काई हाई पहुंच जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। तो जब ये स्टॉक्स स्काई हाई पहुंचते हैं तो ज्यादा देर वहां पे सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड किसी ना किसी दिन वो स्टॉक्स गिरेंगे ही अगर अर्निंग्स ने कैचअप नहीं किया तो। एंड जब गिरेंगे तब लोगों का ज्यादा नुकसान होगा कंपेयर टू व्हाट आई एम सजेस्टिंग। एंड दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, क्या सरकार स्टेक सेल नहीं करती है? टाइम टू टाइम तो करती ही रहती है। एंड फिर भी कुछ कुछ स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स में दम होता है वो ऊपर जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सप्लाई बढ़ेगा तो स्टॉक्स साइडवेज चले जाएंगे या गिरेंगे ही। उल्टा इससे ये होगा कि जिन स्टॉक्स के अर्निंग्स में दम है सिर्फ वही बढ़ेंगे एंड बाकी के लो क्वालिटी कंपनीज साइड हो जाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 3 एग्जांपल। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, अब मैं एक स्टॉक का नाम लेने वाला हूं प्लस उसका चार्ट दिखाने वाला हूं। तो आपको इससे कोई रिकमेंडेशन नहीं माननी है और ना ही इन्फ्लुएंस होना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड मेरा पॉइंट प्रूव करने के लिए कि सरकार ने स्टेक सेल करना चाहिए था। ऑल्सो अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेड डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेना, क्योंकि मैं किसी भी एंगल से सर्टिफाइड नहीं हूं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए। ओके, क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है आरवीएनएल, दैट इज रेल विकास निगम लिमिटेड, और इसका मैंने ट्रेडिंग व्यू पे वीकली चार्ट डिस्प्ले किया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे प्राइस मूवमेंट हुई है विद इन 2 to 3 इयर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2022 से लेकर 2023 के बीच ये स्टॉक समवेयर 40 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड वहां से विद इन 2 इयर्स इसने जंप लगाई है एंड करंटली ट्रेड कर रहा है एट 480 रुपीज के लेवल्स पर। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दैट इज ऑन 16 अक्टूबर 2024, और इसने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है जुलाई मंथ में अप्रोक्सीमेटली 640 रुपीज के लेवल्स पे। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक विद इन 2 इयर्स 15 से 16 गुना हुआ है। अब दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक ऐसा मूवमेंट देता है तो फंडामेंटल्स आगे पीछे कैचअप करते हैं। सो अब फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर आरवीएनएल के फंडामेंटल्स दिख रहे होंगे। तो एज ऑफ 16 अक्टूबर 2024 ये कंपनी 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की है एंड बाकी के रेशियोज भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान इन सब रेशियोज में से स्पेसिफिकली एक रेशियो पे लेके जाना चाहता हूं एंड दैट इज पी रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो आप देख सकते हो कि कैसे इस कंपनी का पी रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 75 पे है, जो नॉर्मली बहुत ज्यादा है। बट अगर कंपनी 75% या उससे ज्यादा की ग्रोथ दिखा रही है तो समवॉट ये पी रेशियो भी जस्टिफाइड है। तो पहले ये देखते हैं कि क्या ये कंपनी इतनी हाई वैल्यूएशन पे पहले ट्रेड करती थी या नहीं। तो दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का हिस्टोरिकल चार्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि जब कंपनी का स्टॉक प्राइस 40 रुपीज के आसपास था तो कंपनी का पी रेशियो 7 के आसपास था एंड वहां से जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे पी एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि अर्निंग्स ग्रोथ से ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ी है। यानी इससे पता चल रहा है
कि फंडामेंटल साथ नहीं दे रहे हैं, तब भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करते हैं, पहले नंबर्स देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे अब कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की समरी है ओवर द इयर्स की। तो इसमें अब हमें हर एक साल को देखना नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर से एनालिसिस करना है। ओके, तो अब डायरेक्टली ना नीचे देखिए, जहां पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है, वहां पे आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 17%। यानी कि हर साल कंपनी ने ऑन एन एवरेज अपनी प्रॉफिट को 17% से ग्रो किया है। तो दोस्तों, अब जब एक कंपनी 17% से ग्रो कर रही है ऑन एन एवरेज, तो उसका स्टॉक प्राइस कितना ग्रो होना चाहिए? चलो मिनिमम मान लेते हैं 17%, और एट मैक्स एक्सट्रीम केस में लाइक बुल के सिनेरियो में 50% ग्रो करना चाहिए ईयर ऑन ईयर, बराबर ना? लेकिन उसी के बाजू में देखो, आपको स्टॉक प्राइस CAGR दिख रहा होगा। वहां देखो कि लास्ट 3 इयर्स में RVNL का स्टॉक 150% ईयर ऑन ईयर से ग्रो किया है। अब दैट इज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस, एंड इसी वजह से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का एक्सपेंशन हुआ है स्टॉक मार्केट में, एंड स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे स्टॉक में जो ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, क्या सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियसली करनी चाहिए ना। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि सरकार के पास 100% स्टेक्स थे 2019 में, एंड वो कम होके अभी लेटेस्ट क्वार्टरली फाइलिंग्स के अकॉर्डिंग हुए हैं 72.84%। एंड पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 6% स्टेक सेल किया है, विच इज अ गुड स्टेप। लेकिन जिस स्तर पे ये स्टॉक है और जैसे ये स्टॉक बढ़ा है, सरकार ने और एग्रेसिवली भी स्टेक सेल करना चाहिए था, एंड ऑल्सो आगे भी स्टेक सेल के प्लान्स रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में फिलहाल उतनी लिक्विडिटी है टू अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सेलिंग। एंड ऐसे सिचुएशन का ही तो फायदा उठाना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर आप मार्केट में बहुत पहले से हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे PSU स्टॉक्स को लो वैल्यूएशन मिलता था हिस्टोरिकली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब सरकार स्टेक सेल करती थी तो लोअर वैल्यूएशन पे ही करना पड़ता था। लेकिन अब जब मार्केट उनको इतना हाई वैल्यूएशन दे रहा है, प्लस रेडी है मार्केट टू अब्सॉर्ब मोर शेयर्स, तो मेरे अकॉर्डिंग सरकार ने उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो धनाधन फायदा उठा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज के प्रमोटर बहुत ही आराम से अपने स्टेक्स कम कर रहे हैं, प्लस जो कंपनीज अनलिस्टेड स्पेस में है वो IPO के लिए अप्लाई कर रही है, एंड उसमें भी फ्रेश इशू कम हो रहा है, एंड ऑफर फॉर सेल ज्यादा है। तो इतना सब जब हो रहा है तो हमारी सरकार क्यों पीछे रहे, बराबर ना? बस यही बात कहनी थी मुझे कि सरकार को पैसे ही चाहिए थे तो टैक्सेस बढ़ाने से बेटर रास्ता था स्टेक सेल करना, एंड भले पहले ना किया हो, बट अभी तो सरकार ने यह रास्ता देखना ही चाहिए। कंक्लूजन। सो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सरकार ने अपनी PSU कंपनीज के शेयर्स को बेचकर रेवेन्यू इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए था, रादर देन कैपिटल गेन्स टैक्सेस को बढ़ाकर। ऑल्सो दोस्तों, एक बार मार्केट में अच्छा खासा सप्लाई बन जाता PSU कंपनीज के शेयरों का, तो भाव को इतना ऊपर तान के लेके जाने में भी मुश्किल ही होती। बट खैर, वी डोंट नो कि सरकार ने इस ऑप्शन को पूरी तरह से यूटिलाइज क्यों नहीं किया। अब नहीं किया तो नहीं किया ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। खैर छोड़ो, जाने देते हैं। ऑल्सो दोस्तों, मुझे इस वीडियो में और एक टॉपिक को कवर करना था, एंड दैट इज रिलेटेड टू इन्वेट्स, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको यूज करके सरकार बहुत से पैसे रेज कर सकती थी। ऑल्सो जो लिक्विडिटी गश मिल रहा है मार्केट को फ्रॉम द रिटेल साइड, उसको भी पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकती थी। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहीं पे रोका। लेकिन मैं इस टॉपिक को किसी और वीडियो में सेपरेटली कवर करूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।